अब की बार नेता मरेगा, किसान नहीं मरेगा। अब की बार अगर कुछ होगा, सरकार अगर कोई तसद्दुद ढाएगी, कोई जुल्म करेगी, तो उसमें सबसे पहले गोली हमारे आके लगेगी। वो ये बोली जाती है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसान है भी नहीं, वो बिचौलिए हैं। नहीं, वो मंगल ग्रह से आए हैं, किसान नहीं है, वो मंगल ग्रह से आए हैं, किसान होने की एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे पिछली बार जो आंदोलन हुआ था तो उसमें लोगों का फार्मर्स की डिमांड थी कि कानूनों को वापस लिया जाए। इस हाँ। बार उनकी डिमांड एग्जैक्टली क्या है एमएसपी के अलावा? 60 रुपए किलो सेब का आप भाव तय कर देंगे, तो अडानी की हिम्मत नहीं होगी कि वो 60 रुपए से नीचे खरीदे। किसान आंदोलन हर बार इलेक्शन से कुछ समय पहले क्यों शुरू होता है? हरियाणा पंजाब के ही किसानों को क्यों दिक्कत होती है? अगर सरकार के तोते नहीं बनते, उनके भोंपू नहीं बनते हो, तो आपको आपके ऊपर अटैक तो होते ही हैं। अभी इस आंदोलन में मेरे सारे चैनल बंद कर दिए, उठा दिए। जो भी पत्रकार इस समय पे आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, उन सब के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, बहुत सारों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं, कईयों को जेल भी जाना पड़ा है। तो ये सब हो रहा है, इसलिए ये सबसे बदतर दौर है पत्रकारिता के लिए। खालिस्तान से फंडिंग आती है इन आंदोलनों के लिए। आदिवासी जी। अपने जंगलों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन करे तो उनको माओवादी बता दो, ठीक है। ऐसे ही अगर मुसलमान अपने हकों के लिए कोई आंदोलन करे तो उनको आप पाकिस्तानी बता दो। अगर सिख किसान अपने किसानी हकों के लिए आंदोलन करे तो उनको खालिस्तानी बता दो। ये बड़ा आसान है। तो एक्ट कानून बेशक से ना लाइए, लेकिन आप ऑर्डिनेंस कम से कम बोल दीजिए। आपको क्या लगता है सरकार क्यों इसमें किसानों के खिलाफ हो रही है? उनकी मित्रता है ना अडानी जी से और अंबानी जी से। दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? वो बॉर्डर इस बार क्रॉस नहीं हो रहा है। राकेश टिकैत जी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है, टिकैत परिवार का के एक सदस्य को गोली खाकर शहादत देनी होगी। तो भाई जो किसान मर रहे हैं इस ग्रामीण संकट से, खेतीबाड़ी के संकट से, उन मौतों का कौन जिम्मेदार है? इस बात का जवाब दे दें। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट तो मुझे लगता है सही नहीं है देना। आपकी इस पर कैसा? निजी राय नहीं, क्या है? निजी राय मैं बोल रहा हूँ, उनका स्टेटमेंट बहुत सही है। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर आंदोलन तेज होगा। भारत है, उसमें इस किसान आंदोलन के लिए बहुत बड़ी कैंपेनिंग हो रही है। तमिलनाडु के किसानों में, कर्नाटका के किसानों में, केरल के किसानों में बहुत बड़ी चर्निंग है, महाराष्ट्र के किसानों में। स्ट्रक्चरली या यूं कहें कि संरचनात्मक तरीके से भारत गांव का देश है। भारत में बहुत से गांव हैं और इन गांव में रहने वाले ग्रामीण समुदाय के लोग खेती करते हैं। जो किसान रात दिन सर्दी गर्मी बारिश देखे बिना खेतों में काम करता है, फसलें उगाता है, आखिर वो किसान आज क्यों मजबूर है राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरने के लिए? क्यों उस किसान को अपना खेत छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जिस किसान के नाम पर हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया, उस किसान की प्रॉब्लम आखिर क्या है? वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने की कोशिश यूपीए ने भी अपने टाइम पे की थी और एनडीए भी अपने समय पर कर रही है। किसान हिंदुस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था तक किसान पर निर्भर है। लेकिन उस किसान को अगर आज सच में वाकई कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है। तभी यूपीए अपने समय पर स्वामीनाथन कमीशन लाया था। उसकी बहाली नहीं हुई, लेकिन एक कमेटी बनाई गई थी और स्वामीनाथन कमीशन लाया गया था। एनडीए अपने समय पर फार्म लॉज लाया है, जिसके अगेंस्ट में फार्मर्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया और उन्हें वापस ले लिया गया। हमारे किसानों की जो प्रॉब्लम है वो कोई हाई फाई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है। उसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस समझने की ज़रूरत नहीं है। किसी आम इंसान से, किसी आम किसान से अगर आप बात करेंगे तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि किसान जो अपने खेत में फसल उगाता है उसे खरीदा जाता है 2 रुपये में और उसे बाज़ार में बेचा जाता है 40 रुपये में। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये टर्म आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा इस प्रोटेस्ट के दौरान। इस टर्म के क्या मायने हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी किस तरह से और कितना प्रभाव डालता है एक आम गरीब किसान के जीवन पर? इन सभी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। इस मुद्दे पर आगे बात करने के लिए हमारे साथ मनदीप पूनिया जी मौजूद हैं। हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट में ये काफ़ी एक्टिव रहे हैं। इन्होंने एक काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। ये अभी भी जो है फार्मर्स से कांटेक्ट में है, टच में है, जो वहाँ बॉर्डर पर मौजूद हैं, और ये खुद भी एक काफ़ी एक्टिव पार्ट रहे हैं पूरी प्रोटेस्ट का। नमस्कार, स्वागत है समाचार फर्स्ट में। किसान आंदोलन का दूसरा चरण अभी चल रहा है, जिसे सोशल मीडिया की भाषा में किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। इसी आंदोलन से कुछ जुड़ी हुई बातें हमारे साथ करने के लिए, और जो आम लोगों को कंफ्यूजन है कि सरकार कुछ कह रही है, सोशल मीडिया पर कुछ चल रहा है, कोई पक्ष कुछ कह रहा है, जो किसान संगठन है वो कुछ कह रहे हैं, तो इस सब के बीच में जो
आम लोग घर पे बैठे हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। उन कुछ सवालों को, कुछ कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे पास किसान आंदोलन का एक बहुत ही प्रमुख चेहरा, एक प्रोमिनेंट फेस मनदीप पूनिया जी प्रेज़ेंट हैं। थैंक यू मनदीप जी हमारे साथ ये करने के लिए। जी, शुक्रिया। जी। सो मनदीप जी, मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो यही है कि किसान आंदोलन हर बार इलेक्शन से कुछ समय पहले क्यों शुरू होता है? 2020-21 में तो कोई आंदोलन नहीं, जो आंदोलन शुरू हुआ उस समय तो कोई इलेक्शन नहीं था। तो उस समय तो एक हिसाब से जो आम चुनाव होते हैं भारत के, उससे 3-4 साल पहले वो आंदोलन हुआ। उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। ये और एक एक दूसरी बात ये भी है कि अगर मान लो चुनाव से 5 महीने, 6 महीने पहले शुरू भी हो रहा है, 4 महीने पहले शुरू हो रहा है, तो इसको टैक्टिकल भी देखिए। किसान 4 आपने किसानों को, इसका मतलब ये भी तो है कि आपने 4.5 साल तक किसान की बात नहीं सुनी है, 4.5 साल अनदेखा किया। अब उसके पास मौका है, 4.5 साल आपके थे, अब उसका अगला टाइम उसके पास है, तो वो भी उसका इस्तेमाल करेगा ना। तो ये थोड़ी ना कि सिर्फ आप ही अपने नैरेटिव को बढ़ाने के लिए, अपनी बात बात को अपने फैलाने के लिए इस नैरेटिव का इस्तेमाल करें। किसान भी तो उसको दबाव के लिए इस्तेमाल करेगा। अब उनके घर पे आपको जाना है वोट मांगने, तो वो पूछेगा बताओ जी हमारी इन मांगों का क्या हुआ। आपने 2020-21 के आंदोलन में एमएसपी का वादा किया था, बताइए उस डिमांड का क्या हुआ। लेकिन आपने एक चीज़ कही कि 21-22 के पास कोई चुनाव नहीं था, तो यूपी और उत्तराखंड में चुनाव थे 2022 में। नहीं, फिर वो आंदोलन तो हरियाणा पंजाब के किसानों का था, मुख्यतः हरियाणा पंजाब के किसानों का था। हरियाणा पंजाब में तो कोई चुनाव नहीं था, जनरल असेंबली नहीं थी अच्छा। हरियाणा पंजाब में। जी, मनदीप, तो इस आपके सवाल से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि सरकार ये भी कहती है कि ये हरियाणा पंजाब के ही किसानों को क्यों दिक्कत होती है? जैसे कि यहाँ आपने पर अभी कहा कि जी। हाँ, यहाँ पर संगठित राजनीति है किसानों की, किसानों के संगठन है, किसानों के मामलों को लेकर ज़्यादा एक हिसाब से ये कह लीजिए कि ग्राउंड पे काम है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे पहले भी आप आज़ादी से पहले देखिए, मैं आपको 1907 में लेके जाना चाहूँगा, जो भगत सिंह के चाचा जी थे, सरदार अजीत सिंह, पगड़ी संभाल जट्टा, वो गाना भी हम सब ने सुना है, पगड़ी संभाल जी। जट्टा, पगड़ी संभाल, तो उनका आंदोलन चला था। तो उसी के बाद से एक लड़ी पूरी बन गई है आंदोलनों की, और किसान जत्थेबंदियां यहाँ पर बहुत सारी बनी। और उसका कारण भी ये रहा। आप इसी का कारण है कि पंजाब और हरियाणा में आपको फसलों के सबसे ज्यादा दाम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के किसान तभी आंदोलन कर देते हैं। तो ये मामला है। अब बिहार में मंडी एक्ट तोड़ा गया 2006 में, एपीएमसी एक्ट, उस समय वहाँ के किसान नहीं खड़े हुए तो उनको नुकसान हो रहा है ना। वो धान वहाँ पर 1000 रुपए 1200 रुपए की क्विंटल बेच रहे हैं, जबकि हरियाणा पंजाब के किसान तो 2000 से ऊपर बेचते हैं, कभी 2500 बेचते हैं, कभी 3000 बेचते हैं। तो ये मामला है कि जहाँ के किसान, अब हिमाचल की मैं बात करता हूँ, हिमाचल में सेब किसानों ने आंदोलन किया, उससे फायदा हुआ ना सेब किसानों को। अडानी जो घुस के सारे सेब किसानों को खत्म करना चाह रहा था, तो उसके खिलाफ हिमाचल के किसान इकट्ठा हुए, उससे फायदा ही हुआ हिमाचल के लोगों का। तो किसानों को अपने संगठन भी बनाने पड़ते हैं, और उसमें लड़ाई भी लड़नी पड़ती है सड़क पे उतर के। वरना तो ये जो 2-3 कॉर्पोरेट हाउस हैं बड़े बड़े, जो हर एक चीज में एंटर कर रहे हैं, अब वो हवाई जहाज भी वही बनाएंगे, और सेब केले और गेहूं आटा वो भी वही बेचेंगे। अरे भाई, कुछ तो चीज छोड़ दो लोगों के लिए। तो ये मामला है। जी, तो आप जो मतलब मनदीप पूनिया की लड़ाई क्या है? आप एक पत्रकार भी हैं। आप पिछले आंदोलन में भी काफी एक्टिव रहे थे। इनफैक्ट आपको अरेस्ट किया गया था। तो अभी आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो एज अ जर्नलिस्ट है या एज एन एक्टिविस्ट है, एज नहीं अ नहीं, फार्मर है? मैं जी। जर्नलिस्ट हूँ। मैं रूरल क्राइसिस पे, यानी कि ग्रामीण संकट पे रिपोर्ट करता हूँ, किसानों पे, मजदूरों पे रिपोर्टिंग करता हूँ। और जो ये संकट है, ग्रामीण संकट है, देहात का जो संकट है, किसानों का जो संकट है, मजदूरों का संकट है, उससे बाहर निकलने के लिए ये लोग कैसे अपने एक्ट कर रहे हैं, कैसे ये आंदोलन कर रहे हैं, या फिर क्या तरीके अपना रहे हैं अपने संकट से बाहर निकलने के लिए, उसको मैं खास तौर पे डॉक्यूमेंट करता हूँ, ताकि लोगों को समझ आ सके कि किसान सिर्फ ये नहीं है कि आप उसका फटा कुर्ता दिखा दो, फटी हुई जूतियां दिखा दो और इमोशनल बना दो लोगों को, देखो कितना गरीब है, बेचारा है। नहीं, किसान बेचारा, मतलब आप उसकी बेचारे की इमेज मत बनाइए, बल्कि उसकी ये भी इमेज बनानी जरूरी है कि उसको अपने हक अधिकारों के बारे में जानकारी है, और वो जानकारी होने के कारण वो आंदोलित है, वो आंदोलन कर रहा है, वो सरकार से लगातार बातचीत कर रहा है, सवाल पूछ रहा है कि हमारे ये इश्यूज हैं, इनके लिए बताइए आप क्या करेंगे। तो ये जी, तो पूरा जो किसान है, इन्होंने पूरा 13 अपनी जो इनकी डिमांड्स है उस पूरी लिख के दी हुई है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो ये तो कैसे किसान अंग्रेजी बोल रहे हैं,
ये तो देखो पढ़े लिखे हैं, क्या किसान पढ़े लिखे नहीं हो सकते? क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते? तो ये सारी बातें हैं। और ये जी, मतलब क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, मैंने बताया पिछले एक 150 साल की पूरी विरासत है ना आंदोलनों की। तो उसमें आंदोलन एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी का काम भी करते हैं। जब आंदोलन होता है तो सुबह से लेकर शाम तक जो लोकतांत्रिक बातें हैं, देश में अलग अलग आंदोलनों की जो बातें हैं, या फिर लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, इस सब के ऊपर बातचीत चलती है। तो ऐसा लगता है जैसे सोशल साइंस की कोई क्लास चल रही है यूनिवर्सिटी की। तो उसमें गांधी, लोहिया, अंबेडकर, मार्क्स, सारे किस्म के फिलोसफर, सारे राजनीतिक ज्ञानी, सबकी बात होती है। तो उससे तो किसानों को समझ में आता ही है। और आप हरियाणा पंजाब के किसी किसान से बात करके देख लीजिए, वो आपको नोटबंदी से लेकर 15 लाख के झूठे वादे से लेकर और जो खेती बाड़ी का बजट है उससे लेकर आपको देश की राजनीति की हर बात बता देगा। उसका कारण यही है कि उसका टाइम, अच्छा खासा टाइम आंदोलनों में जाता है। वो अपना जी। उन आंदोलनों में वो सीखता है। जी, तो मनदीप, आपको आपका जो अरेस्ट हुआ था वो किस बेसिस पर हुआ था? और आपका जो वहाँ पर एक्सपीरियंस था, आपको आई थिंक तिहाड़ जेल में रखा गया था। जी। तो क्या आपका एक्सपीरियंस था और आपका फिर बेल किन ग्राउंड्स पर हुआ? इसके बारे में थोड़ा अगर आप शेयर कर सकें हमारे दर्शकों के साथ। भी मेरा जो अरेस्ट हुआ था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि मैं वहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था। मैं जो जी, दिल्ली का आंदोलन चला था 2020-21 का, तो मैं ग्राउंड पे था। वहाँ पर कुछ लोग पथराव करने आए तो उनके ऊपर भी मैंने रिपोर्ट की थी। सरकार किस किस्म से उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी या गोदी मीडिया जो कर रहा था उसके उलट मैंने रिपोर्टिंग की थी। तो सारा मैं दिखा रहा जी, था। तो उस वजह से मेरा अरेस्ट हुआ था। जब फिर कोर्ट में जब ये मामला गया तो जज ने बोला कि जो बेल है वो सबका राइट है और जेल एक्सेप्शन है, और ऐसा कोई भी इसमें मतलब उसने कोई काम नहीं किया, रिपोर्टर ने ऐसा गलत जिससे उसको जेल में रखा जाए। और वो जो अपना काम कर रहा था, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, वो कर रहा है। तो वो उस ग्राउंड पे मुझे बेल मिली। और मतलब यही है कि आप अगर सरकार के तोते नहीं बनते, उनके भोंपू नहीं बनते हो, तो आपको आपके ऊपर अटैक तो होते ही हैं। अभी इस आंदोलन में मेरे सारे चैनल बंद कर दिए, उठा दिए। अब आप जी, गाँव से आप जाके मनदीप पूनिया अनप्लग्ड खोजोगे, ट्विटर पे मेरा अकाउंट खोलोगे मनदीप पूनिया, उसमें आएगा विद एलडी इन इंडिया। और वो सिर्फ इंडिया में नहीं दिखेगा आपको, बाहर आप वीपीएन लगा के चेक कर लो, दिख जाएगा आपको। तो ये चैनल, ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्रकारिता का कोई गोल्डन पीरियड रहा है इंडिया में, पर ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि ये सबसे खराब दौर है। उसका कारण ये है कि जो भी पत्रकार इस समय पे आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, उन सब के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, बहुत सारों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं, कईयों को जेल भी जाना जी। पड़ा है। तो ये सब हो रहा है, इसलिए ये सबसे बदतर दौर है पत्रकारिता के लिए। इसी इसी दौर में गोदी मीडिया जैसी टर्मिनोलॉजीज आई हैं, लैपडॉग मीडिया आया है, दरबारी मीडिया आया है। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज इसी दौर में आई है। मीडिया में कुछ इस तरह की चीजें आती हैं हर बार जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है कि खालिस्तान से फंडिंग आती है इन आंदोलनों के लिए। इस तरह की बातें जो उठती हैं वो क्यों उठती हैं? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, एक बात बताइए कि फंडिंग को आंदोलन करना होता है तो आंदोलन के लिए क्या जरूरत होती है? ट्रैक्टर ट्राली, और ट्राली वो कैंप जैसा बना लेते हैं, और लंगर पानी। तो जो मान लो दाना पानी खाना है, खाना खाना है, वो तो किसान के खेत में उगता है। तो उसमें कनाडा से या फिर अमेरिका से फंडिंग की क्या जरूरत पड़ गई? गेहूं हमारे खेत में उगते हैं, सब्जियां हमारे खेत में उगती हैं। तो वो तो उसके लिए किसी की फंडिंग की क्या जरूरत पड़ेगी? जब किसान आंदोलन करने निकलता है तो बोलता है कि मैं 6 महीने की तैयारी करके आया हूं। तो उसकी ट्राली आप देखा करो, उसके खेत का जो अनाज होता है, सब्जियां होती है, दूध पानी, सारा राशन पानी उसका भरा होता है। आप उसका उसका जो ट्रॉली देखा करो, बिल्कुल ऐसे जो कैरावैन स्टाइल में, जो कैंप स्टाइल होता है, उसको तिरपाल जी। मार कर उसका गद्दे वद्दे लेकर पूरा इंतजाम करके चलता। तो उसमें फंडिंग की कहाँ से आ गई बात? आ गई दूसरी बात तो क्या आप खाली। जी, हाँ, जी, जी। एक अब देश में जो कम संख्या के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे आदिवासी हो। आदिवासी जी, अपने जंगलों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन करे तो उनको माओवादी बता दो, ठीक है? ऐसे ही अगर मुसलमान अपने हकों के लिए कोई आंदोलन करे तो उनको आप पाकिस्तानी बता दो। सिख अगर सिख किसान अपने किसानी हकों के लिए आंदोलन करे तो उनको खालिस्तानी बता दो। ये बड़ा आसान है। ये जो ज़्यादा संख्या के लोग हैं, यानी कि जो बहुसंख्यक जी। लोग हैं, उनके लिए बहुसंख्यक। बहुत जी, आसान हो गया है कि आप कम संख्या के लोग जब भी अपने हक अधिकारों के लिए रोड पे उतरे, आप उनको बदनाम करते रहो ऐसे। तो ये, हालाँकि सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, ज़्यादातर गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा होता है ताकि आंदोलनों को बदनाम किया जा सके। लेकिन आप देखिए कि किसानों ने अपने मीडिया भी बनाए। आपको पता है कि उन्होंने अपनी आईटी सेल बना रखी है, अपने पेज बना रखे हैं बड़े-बड़े। जब ये प्रोपेगेंडा चलता है तो उसके काउंटर करने भी लोग आते हैं।
और आप देखिए कि गोदी मीडिया कितने बड़े-बड़े चेहरों का साथ वो लेती है। आप बड़े-बड़े एक्टर चाहे कंगना रनौत हो, पायल रोहतगी हो, ये सब आते हैं खिलाफ बोलने के लिए किसानों को। फिर भी किसान नहीं डरते। असल में ना देखो लोगों को लगता है कि नैरेटिव बनाने से काम चल जाता है। अरे नैरेटिव बनाने से जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नैरेटिव झूठे नैरेटिव बनाते रहिए। अब मान लो कि मैं एक पत्रकार हूँ, मेरे बारे में कोई बोले कि ये तो ऐसे कर रहा है, ये तो वैसे कर रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी रिपोर्टिंग में थोड़ी ना फ़र्क पड़ेगा। अभी मैं यहाँ किसानों की जो मीटिंग हो रही है सरकार के साथ उसको कवर करने आया हूँ। कोई मेरे को कुछ भी बोलता रहे सोशल मीडिया पे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं तो यहाँ से रिपोर्ट करूँगा कि भाई सरकार के साथ किसानों की क्या बातचीत हो रही है। तो जिनको जो क्राइसिस में है, जो संकट में, रोड पे एक बात बताओ, रोड पे कोई ऐसे ही थोड़ी ना उतर जाता है। जब कोई संकट में होता है तभी तो उतरता है। किसी को शौक नहीं सड़कों पे बैठने का। तो ये मोटी-सी बात है, ये समझनी चाहिए। ये जो आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी ये सब प्रोपेगेंडा है, इससे बाहर आके जो लोग सच में ही संकट में गुज़र रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए लोगों को। जी। तो आपने एक चीज़ कही कि किसान को आंदोलन करना है अगर, तो वो अपने मतलब गेहूँ उसके खेत में उगता है, ट्रैक्टर ट्रॉली उसके पास होता है। लेकिन मनदीप ये ऑपरेट कैसे होती हैं फिर जो आपकी प्रोटेस्ट्स होती हैं? जैसे कुछ तो आपका ऑपरेशन का मॉडल होता होगा ना कि किस दिन कहाँ प्रोटेस्ट होनी है, किस तरह से आप क्या तो प्लान कर रहे हैं? पूरे जी, संगठन बने हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन यूनियन है अलग-अलग, अलग-अलग संगठन हैं किसानों के, तो वो पूरी को बैठक होती है सारे किसानों की, सूबा वाइज़, तहसील वाइज़, गाँव वाइज़, फिर एक कॉल निकल के आती है कि हम क्या ऐसा एक्शन करें जिससे सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। जब वो पूरा फुल एंड फाइनल हो जाता है, फिर ये आता है कि भाई इसका फिर आप कैसे इसको मैनेज करोगे, फिर वो पूरी मैनेजमेंट बनती है। गाँव लेवल पर चंदा इकट्ठा भी होता है। गाँव में हर घर-घर में जाते हैं किसान, भई जिसके जितनी ज़मीन मान लो कि एक गाँव में 50 परिवार हैं, तो उन 50 परिवारों को बोला जाता है कि अपने गाँव से 5 किसान जा रहे हैं भाई। इनको सारे बाकी जो 45 परिवार है वो जो वहाँ पर खर्चा पानी होगा वो दो भाई सारे इकट्ठा करके, तो वो देते हैं। 1 हफ्ते बाद फिर वो 5 वापस आ जाते हैं, उनकी जगह पे 5 और चले जाते हैं। तो ऐसे नंबर सिस्टम रहता है। पूरा ये प्रॉपर ऐसे एक हिसाब से संगठित है। कोई ऐसा नहीं है कि किसानों को सपना आया और उठ के अगले दिन सड़क पे आ गए। जी। तो जैसे आपने अभी ये भी बताया कि आप जो अभी मीटिंग चली है, वहीं पर आप हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये आई थिंक चौथा राउंड था मीटिंग का, किसान जी, लीडर्स के बीच में और जो यूनियन मिनिस्टर्स के बीच में। तो इससे हाँ क्या जी। हासिल हो रहा है? क्या ये मीटिंग्स इनसे कुछ हो रहा है, कुछ बातें हो रही हैं? और जैसे मैंने देखा कि आज की जो मीटिंग शुरू हुई, उससे पहले ट्रिब्यूट भी दिया गया जो डेथ हुई थी लास्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट में उन फार्मर को। तो क्या होता है इन मीटिंग्स में? कुछ फ़ायदा है इनका या ये सिर्फ़ सरकार टाल रही है आगे के लिए? देखो जी, लोकतंत्र में किसी भी लोकतंत्र में बातचीत बहुत ज़रूरी है। हम जी, सब यही मानते हैं, पत्रकार भी यही मानते हैं या सिविल सोसाइटी यही मानती है कि बातचीत से ही हल निकलना चाहिए। उधर जो उसके पार खड़े हैं जो एक हिसाब से पुलिस के जवान खड़े हैं या सुरक्षा बलों के जवान खड़े हैं, वो भी किसानों को बेटे ही हैं। अगर टकराहट जी, होती है या फिर ऐसा कुछ होता तो वो भी टियर गैस शेल चलेंगे, वही रबड़ की गोलियाँ चलेंगी उससे और किसानों को ही नुकसान होगा, तकलीफ होगी। आपको पता है कि 2 दिन पहले ज्ञान सिंह नाम के एक बुजुर्ग किसान की मौत हो चुकी है, उनका ट्रिब्यूट भी दिया गया। तो इन जी, सब से बचा ही जा सकता है, कौन चाहता है कि जान और माल का नुकसान हो? तो इनसे इसी के लिए ये डायलॉग होता है। तो सरकार अगर आज किसान कह रहे हैं कि आप एक्ट कानून बेशक से ना लाइए, लेकिन आप ऑर्डिनेंस कम से कम बोल दीजिए। 6 महीने तक ऑर्डिनेंस की एक वैलिडिटी सी है और उसके बाद आप उसको एक्ट बना दीजिएगा, जब आगे आपकी जी। सरकार आ जाए। तो वो तो किसान तो एक बीच का रास्ता भी दे रहे हैं सरकार को। अब सरकार ये थोड़ी ना कि अड़ी रहेगी, नहीं हमें तो कुछ नहीं देना। ऐसे कुछ नहीं देने जी। वाली स्थिति से सरकार को बाहर आना पड़ेगा और तो मैं किसानों की यही बा आपसे आवाज़ अभी सुननी पूछने पड़ेगी। वाली थी कि जैसे किसानों की एक माँग है कि एमएसपी लीगल किया जाए हाँ, और बिल्कुल। सरकार इस पर बोल रही है कि ये फ़ीज़िबल नहीं है। तो इसका कोई नहीं सॉल्यूशन जी, जैसे आपने बोला कि ऑर्डिनेंस ले आया जाए अभी और इस बार जो है लोगों को एक कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा है, जैसे पिछली बार जो आंदोलन हुआ था तो उसमें लोगों का फार्मर्स की डिमांड थी कि कानूनों को वापस लिया जाए। इस हाँ। बार उनकी डिमांड एग्ज़ैक्टली क्या है एमएसपी के अलावा? नहीं, उनकी देखो कई डिमांड्स तो ऐसी हैं जो पिछले आंदोलन से उपजी हुई हैं। जैसे लखीमपुर खीरी घटना कांड जो जी, हुआ था, उसमें घायलों जी, को मुआवज़ा है और एक हिसाब से उसमें न्याय की जो बात है वो है मामला। एमएसपी का गारंटी कानून है। भई किसान ये नहीं कह रहे कि एमएसपी का गारंटी कानून देने के बाद सारी फसल सरकार ही खरीद ले हमारी।
मान लो कोई प्राइवेट प्लेयर है, कोई व्यापारी है, निजी व्यापारी भी है, वो भी जब किसान से उसकी फसल खरीदे, मान लो अडानी हिमाचल में सेब खरीद रहा है, तो किसान ये कह रहे हैं अगर एमएसपी एक मिनिमम आप तय कर देंगे कि भाई 60 रुपए किलो सेब का आप भाव तय कर देंगे, तो अडानी की हिम्मत नहीं होगी कि वो 60 रुपए से नीचे खरीदे, क्योंकि वो कानून बन गया है, अगर 60 रुपए से नीचे खरीदेगा सेब को तो हिमाचल के किसान उसके ऊपर केस कर देंगे और उसको जेल जाना पड़ेगा। हरियाणा में गेहूं होता है, तो अगर गेहूं कोई अंबानी या फिर रामदेव बाबा भी आजकल आटा बनाता है ना, तो उसका जो ब्रांड चलता है रामदेव वाला पतंजलि, तो पतंजलि का आटे वाले अगर गेहूं खरीदेंगे तो 25 रुपए मान लो एमआर वो तय तय कर दिया एमएसपी, तो वो अगर 24 का खरीदेगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो किसान ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी एक, और एमएसपी की फुल फॉर्म देखिए आप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो मैक्सिमम नहीं मांग रहे। जो आपके प्रोडक्ट्स पे लिखा था ना एमआरपी और जी। एमएसपी में फर्क देख लिया, वो कह रहे मिनिमम दे दो हमें, हमारी लागत है उससे 1.5 गुना दे दो बस। जो तो मनदीप स्वामीनाथन, क्यों सरकार नहीं मान रही है? इससे तो सरकार को भी नुकसान हो रहा है ना, मतलब किसान सड़कों पे आ जाते हैं, मतलब सरकार के खिलाफ एक वो चलती है, वेव चलती है, तो क्यों नहीं मान रहे हैं? मतलब मुआवजा देना है लखीमपुर वाले केस में, कोई इतनी मतलब मुआवजे दिए जाते हैं, इतनी कोई बड़ी चीज, तो आपको क्या लगता है सरकार क्यों इसमें किसानों के खिलाफ हो रही है? उनकी मित्रता है ना अडानी जी से और अंबानी जी से, अगर उनके मित्रों को नुकसान होगा, सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा इस एक्ट को लाने से, उनके मित्रों को नुकसान हो जाएगा। तो उनके मित्र जो हरियाणा पंजाब में गेहूं खरीद लेते हैं ना सस्ते सस्ते भाव में, मध्य प्रदेश से बिहार से धान खरीद लेते हैं सस्ते सस्ते भाव में, कश्मीरियों के सेब खरीद लेते हैं, हिमाचलियों के सेब खरीद लेते हैं सस्ते सस्ते भाव में, और फिर मार्केट में जो महंगा महंगा बेचते हैं ना, बड़ा मोटा मोटा मुनाफा कमाते हैं, उससे उनके उन दोस्तों के मोटे मुनाफे पे कैसी चल जाएगी। तो ये खतरा है सरकार को, इसलिए ओके, सरकार नहीं कर रही है। दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? वो बॉर्डर इस बार क्रॉस नहीं हो रहा है? नहीं, वो अभी सरकार की बातचीत का ही था मामला, नौजवानों ने ओके, तो पहले दिन ही बैरिकेड तोड़ दिए थे आधे से ज्यादा, जी। फिर सरकार ने बातचीत के लिए बुला लिया, तो किसान नेताओं ने कहा कि भाई आप बैरिकेड तोड़ना और सरकार से बातचीत करना एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए से तो हम सरकार से बातचीत करने चले जाएं या फिर आप बैरिकेड तोड़ दें। तो नौजवान शांत बैठ गए, तो नौजवानों ने कहा कि आप सरकार से बातचीत करिए, हम भी नहीं चाहते कि कोई इस किस्म का मामला हो। तो अब चौथे दौर की बातचीत हो रही है, अब चौथे दौर की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकलेगा, तो फिर किसान देखेंगे कि उनको दिल्ली कुछ करना है या नहीं करना, वो तो कल सुबह तय होगा। एक बात जो अक्सर बोली जाती है, वो ये बोली जाती है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसान है भी नहीं, वो बिचौलिए हैं और वो ये हैं वो हैं, तो इस बात नहीं में वो कितनी सच्चाई है या? जी। नहीं, वो मंगल ग्रह से आए हैं, किसान नहीं है, वो मंगल ग्रह से आए हैं, किसान होने की एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। और वो ट्रैक्टर भी मंगल ग्रह वालों ने दे रखे हैं उनको, तो मतलब ये कैसी सी बात है, इतने 10-12 हजार ट्रैक्टर फिर कहाँ से आ गए अगर किसान नहीं है तो। मतलब ये ऐसी चीज तो नहीं है ना कि ये आप कोई कपड़ा है हरे रंग का तो 10 एक थान ले आए और आपने 10-12 हजार लोगों में कपड़ा बांट दिया, ये तो ट्रैक्टर है, पूरा ट्राली है। अमीर आम किसान लोगों है को भी या? जी। ये तो बहुत कॉमन सेंस है कि 10-12 हजार, मतलब अगर किसान नहीं है, मैं ये मान रहा हूँ कि प्रोटेस्टर किसान नहीं है, बिल्कुल उनकी बात सच्चाई है, पर ये बताओ कि ये ट्रैक्टर कहाँ से आ गए फिर? जो आदमी किसान है उसके पास ट्रैक्टर कैसे, ट्रैक्टर 8-9 लाख रुपए का तो आता है, ट्राली भी 2-3 लाख रुपए की बनती है, ग्यारह नहीं, बारह पर लाख रुपए का है। वही आर्गुमेंट है ना कि मैनेज हो रही हैं चीजें और ये असल किसान नहीं कहाँ है, से फिर कहाँ वही से सारी बातें बीच में आती हैं कि खालिस्तान इन्फ्लुएंस। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 10,000 ट्रैक्टरों का अगर आप मोटा मोटा खर्चा पानी निकालोगे तो वो 1,000 करोड़ों में चला जाएगा। अब 1,000 करोड़ रुपए देके तो कई 1,000 करोड़ देके तो कोई आंदोलन करवाएगा नहीं, मेरे को नहीं लगता, इतना तो बजट नहीं होता लोगों का। अगर वो कोई 1-2 करोड़ की बात होती तो हम मान लेते, 10-10 हजार ट्रैक्टर कर रहे हैं। और दूसरी बात, सब सब ट्रैक्टरों पे जाके देखोगे तो उस गांव का नाम लिखा होता है उस पे, बैनर पे प्रॉपर है कि ये कौन से गांव का ट्रैक्टर है, कैसे कौन आदमी है, तो आपके सामने है सारा। मतलब हरियाणा पंजाब में तो कोई ये तो है नहीं कि कोई बहुत वो है कि लोग मंगल ग्रह से आके बस गए, यहाँ के किसान ही है, वही आंदोलन कर रहे हैं। अब आप वही बात है कि लोग पता नहीं अपने ही लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो सच्चे आदमी नहीं, और कैसे आदमी है भाई, हम कोई जी। ज़ोंबी थोड़ी ना है, हम किसान ही है, मतलब किसानी आंदोलन कर रहे हैं। आपको और इससे बड़ा क्या सबूत चाहिएगा? आप जाके देखा, उनके आधार कार्ड चेक कर लो। एक बात तो, जी। अगर इन किसानों ने ये प्रूव कर दिया कि सारे असली किसान है क्या, तो फिर क्या ये लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं इनके खिलाफ, ये बंद हो जाएंगे? ये नहीं होंगे, इनका काम है, ठीक है।
मनदीप, एक और चीज़ जो हो रही है इस बार वो ये है कि पिछली बार जो संगठन एकदम फ़ोरफ्रंट पे थे इसके, जो कुछ किसान नेता थे, वो इस बार उतना नहीं दिखाई दे रहे हैं और आपसे ये मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन-से संगठन है इस बार जो इसको लीड कर रहे हैं सबसे अच्छा, ज़्यादा? हाँ, इसमें एसकेएम गैर राजनीतिक है, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। उसके 18 किसान मजदूर मोर्चा के 18 संगठन हैं और एसकेएम गैर राजनीतिक के करीब 20 संगठन हैं। तो ये संगठन है और बाकी जो नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं उनका वो अलग किस्म से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने 16 फरवरी को कॉल दी थी भारत बंद की। अभी उन्होंने नई कॉल दी है कि वो बीजेपी के नेताओं का 26 घेराव और करेंगे। 27 तो ओके, जी। हाँ, तो ये अलग-अलग टैक्टिक्स हैं। तो मतलब मान लो कि कोई आंदोलन करना चाहता है गांधीवादी तरीके से चुपचाप अपना हाथ में पोस्टर लेके, कई भूखा रह कर करना चाहता है। कोई सोचता है कि नहीं हमें सरकार के ऊपर असर डालना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, तो कोई टोल टैक्स फ्री करवा के करना चाहता है, कोई रोड ब्लॉक जी, करके। तो ये तो सब संगठनों के अलग-अलग तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के और एक हिसाब से चौतरफा दबाव और ये किसान संगठनों की एक रणनीति भी है कि हर एक तरीके से दबाव डालो। इनके नेताओं को भी घेरो, इनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, टोल टैक्स भी फ्री करो ताकि लोगों को राहत मिले। लोगों को भी तो राहत मिलनी चाहिए ना, इतना महंगा टोल टैक्स दे रहे हैं। और तीसरा फिर भाई इनके मतलब इनकी घेराबंदी भी करो। तो ये सारी रणनीति है। अगर लोग क्राइसिस में नहीं होते। अब एक बात है कि लोग बोलते हैं कि भाई मैन्युफैक्चर्ड है या फिर इनको पैसा दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप कितने अनिल अंबानी है, अडानी है, इनके नाम को लेकर किसान खुली गालियां देते हैं, खुले इनके खिलाफ बोलते हैं। अनिल अंबानी इन पे अंबानी पे और अडानी पे तो खूब पैसा है, तो इन किसानों के बराबर में इनके खिलाफ एक धरना लगवा दें। वो इतने पैसे, अगर पैसे वाला आदमी, अगर पैसे से ही आंदोलन होते हैं तो लगवा दें। लाखों आदमी कहाँ से लाएंगे भाई? वो जो जी। पैसे दे के जो होता है काम, वो 100-50 आदमी का होता है कि आप 150 दिहाड़ीदारों को हजार रुपए दे के और एक दारू की बोतल में ले आए। ठीक है, और वो भी एक ही दिन के लिए आएंगे, एक साल वो भी नहीं आएंगे। जी। सो मनदीप, राकेश टिकैत जी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है जो काफ़ी जिसपे पॉलिटिक्स हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि टिकैत परिवार का के एक सदस्य को गोली खाकर शहादत देनी होगी। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है? क्योंकि इसके बहुत मतलब निकाले जा रहे हैं। इसे कहा जा रहा है कि ये जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रहे हैं, बर लोगों को मतलब भड़का रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। देखो, जो उनकी बात है, उनका स्पीच मैंने सुना और जी, एक हिसाब से आंदोलन को तेज करने की वो बात कह रहे थे। जब संकट से लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, आपको पता ही है कि हमारे देश में किसान आत्महत्याओं का आंकड़ा हम सबको पता है। अब जब वो इतनी इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, हर 3 घंटे में एक किसान इस देश में मर रहा है, उस एक मौत के ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है? और अगर कोई किसान जाके कोई बैरिकेड तोड़ दे, कहीं पे कोई धरना दे दे, तब ये ऐसे करने लगते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। तो भाई जो किसान मर रहे हैं इस ग्रामीण संकट से, खेती-बाड़ी के संकट से, उन मौतों का कौन जिम्मेदार है? इस बात का जवाब दे दें। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट तो मुझे लगता है सही नहीं है देना। आपकी इस पर कैसा निजी राय नहीं, क्या है? निजी राय मैं बोल रहा हूँ, उनका स्टेटमेंट बहुत सही है। उन्होंने स्टेटमेंट बहुत एक इसलिए सही मैं उसको मानता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि देखो, हर बार क्या वो बात चलती है कि देखो आम किसानों को मरवा के नेता हीरो बन जाते हैं। तो पहली बार किसी नेता ने ये कहा है कि नहीं भाई, अब की बार नेता मरेगा, किसान नहीं मरेगा। तो वो उस लिहाज से तो स्टेटमेंट ठीक है। आप ये देखो ना कि हर बार क्या नैरेटिव चलता है, यही चलता रहा कि आम किसानों को मरवा देते हैं और ये नेता मलाई काटते हैं। लेकिन जिस तो तरह अब का की बार नेता इन्फ्लुएंस कह रहा है राकेश कि हाँ भाई, अब की बार अगर कुछ होगा, सरकार अगर कोई तसद्दुद ढाएगी, कोई जुल्म करेगी, तो उसमें सबसे पहले गोली हमारे आके लगेगी। तो सरकार गोली ना चलाए किसानों के ऊपर। क्या अब एक बात बताओ, ये गलत कैसे है? अब बल्कि जितने भी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने भी सिविल सोसाइटी है, उनको इस बात की मांग करनी चाहिए कि जब पैलेट गन्स का इस्तेमाल बैन है, तो पैलेट गन इस्तेमाल क्यों कर रही है किसानों के ऊपर? टीयर गैस शेलिंग क्यों कर रही है? अगर सरकार गोली नहीं चलाएगी तो लगेगी किसके, एक बात बताओ? तो इसमें तो सरकार की नालायकी है ना कि वो गोली चलाएगी। तो मनदीप, अभी आप क्योंकि वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और आप काफ़ी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन-कौन से बॉर्डर्स पे कहाँ-कहाँ पर अभी जो है बैरिकेडिंग है और किसान कहाँ-कहाँ अभी प्रेज़ेंट हैं? अभी जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर है उसमें शंभू बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर बॉर्डर है
और एक जी। डब वाली बॉर्डर है, वहाँ पर बैरिकेटिंग है भारी, वहाँ किसान मौजूद हैं, मोर्चे उनके लगातार चल रहे हैं। बाकी दिल्ली भी पूरी सील कर रखी है, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर वो सारे सील हैं, टासा बॉर्डर ये सब सील है, गाजीपुर बॉर्डर ये सब बड़ी-बड़ी दीवारें बना दी गई हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार एक हिसाब से मैदान में बने हुए हैं और वो अभी पंजाब में और हरियाणा में ही है, वो दिल्ली की तरफ नहीं बढ़े हैं वो। मैं बोल रही हूँ इसका फ्यूचर अभी क्या लग रहा है आपको? अभी आपको क्या लगता है सरकार का कुछ लग रहा है कि कुछ सरकार मानेगी बातें? तो अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर आंदोलन तेज होगा, मेरे को ऐसा लगता है। और इसमें जो बाकी के संगठन हैं वो भी बहुत भारी मात्रा में इसमें शामिल होंगे और किसान दूसरे राज्यों के भी आएंगे, क्योंकि आप देखिए कि साउथ में बहुत बड़ी जो दक्षिण भारत है उसमें इस किसान आंदोलन के लिए बहुत बड़ी कैंपेनिंग हो रही है। तमिलनाडु के किसानों में, कर्नाटका के किसानों में, केरल के किसानों में बहुत बड़ी चर्निंग है, महाराष्ट्र के किसानों में भी। और वहां से भी एक बड़ा नंबर आएगा। जो थोड़ा वीक जो सेक्शन बोलते हैं वो थोड़ा बोलते हैं कि जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है वहाँ किसान संगठन कम है, बाकी तो हर एक जगह से किसान आएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो राजस्थान के किसान हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं, ये भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़ के किसान निकल पड़े इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। ओके। जैसे आपको अरेस्ट किया गया था पिछले आंदोलन में और उसके बाद भी आप इस बार जो है अपनी पूरी एक्टिविटी आपकी चल रही है, आप एक्टिव हैं, समर्थन कर रहे हैं किसानों का। तो अगर फिर से आपको अरेस्ट किया जाता है या सरकार फिर से आपके खिलाफ कोई एक्शन लेती है? पत्रकार का क्या काम होता है? पत्रकार का काम होता है खबर भेजना, ग्राउंड रिपोर्ट करना, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना। सरकार के पास अपनी बात कहने के हजार संसाधन है, वो उसके पास डीडी नेशनल, डीडी न्यूज और प्रसार भारती और डीपीआईआर है, ये 50 तरीके की चीज है उसके पास। जनसंपर्क विभाग वो अपनी बात कहती है, बड़े बड़े फ्लैक्सीज से लेकर टीवी वीडियो टेप सब हर एक तरीके, मन की बात, फलाना ढिमका, सबसे बात कहती है। लेकिन आप एक बात बताइए कि आम नागरिक के पास अपनी बात कहने का क्या जरिया है, क्या तरीका है? वो फिर एक बचता है मीडिया। तो एक हिसाब से मीडिया, स्वतंत्र प्रेस अगर होगी तो वो जो आम लोगों की जो आवाज है उसी को ही एम्पलीफाई करके सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। तो हमारा वही काम है, हम वही काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। जो ग्राउंड पे हम अपनी तरफ से तो कुछ बना नहीं रहे, ग्राउंड जीरो पे जो कुछ घट रहा है उसी को ही दिखा रहे हैं, उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी को ही आगे पहुंचा रहे हैं। अगर उससे रोका जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। ये अघोषित आपातकाल तो है ही, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो है ही, जहाँ पर इतनी ज्यादा सेंसरशिप हो रही है, मेरे चैनल सारे ब्लॉक कर दिए हैं, तो इस सेंसरशिप के खिलाफ तो लड़ाई लड़ेंगे ही, हम कोर्ट भी तो जाएंगे आपको इसके कोई खिलाफ। नोटिस भी आया है? आपके जो चैनल्स ब्लॉक किए गए हैं, आपके अकाउंट्स नहीं, अभी तक ब्लॉक कोई किए गए हैं नोटिस उसको नहीं दिया लेकर? इन्होंने, कोई नोटिस नहीं दिया है। तो जी आपने मैंने देखा कि आपने एक किताब भी लिखी थी किसान जी आंदोलन के ऊपर। तो जी वो किताब लिखने का आपने क्यों सोचा कि किताब लिखी जाए? ऐसा आपको किस पॉइंट पर फील हुआ? और उस के बारे में थोड़ा आप बताइए कि क्या उसकी समरी है? नहीं, किसान आंदोलन पे वो किताब बेसिकली एक रिपोर्टाज है। जैसे पत्रकारिता में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो जो जी, रिपोर्टाज होता है वो लंबी शैली होती है, वो पूरी एक रिपोर्ट है। तो भारत तो न्यूयॉर्कर जैसी मैगजीन्स हैं जिनमें 400-400 पेज के भी रिपोर्टाज छपते हैं। भारत में भी कैरेवन जैसी, आउटलुक जैसी पत्रिकाएं हैं जो लंबे लंबे रिपोर्टाज छापती हैं। तो ये भी एक रिपोर्टाज है, 270 पेज का रिपोर्टाज है, जिसमें मैं बिल्कुल 13 महीने किसानों के बीच रहा। तो उन 13 महीनों का एक हिसाब से पूरा ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग है, और उसमें जो जो राजनीतिक नुक्ते थे, जो जो चीजें घटी, घटनाएं घटी, उन सब का ब्यौरा है और खाका है। तो एक हिसाब से ये किताब आपको उस आंदोलन के अंदर लेकर जाती है। जी। ठीक है मनदीप जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। सो जी थैंक यू उसके लिए। देखते हैं आगे जी, शुक्रिया। क्या होता है किसान आंदोलन में, जी भी आगे शुक्रिया। एक्टिविटीज अनफोल्ड होती हैं। थैंक यू।